बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सेल वॉल के मुतालिक है, जिसमें हम प्लांट सेल के अंदर पाई जाने वाली वॉल, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट का नाम दिया जाता है। ये जो है प्रोटोप्लाज्म से सीक्रेटेड होती है और मेंटेन भी इसको प्रोटोप्लाज्म ही करता है। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है अगर हम बात करें सेल की, तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इससे सेल के आउटर साइड पे एक कंपोनेंट सीक्रेट होता है जो नॉन लिविंग होता है और जिसे हम नाम देते हैं सेल वॉल का। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस साइटोप्लाज्म, कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है सीक्रेट होती है प्रोटोप्लाज्म से, और ये जो है ये चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का, और इसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। ये सेलुलोज से मिलके बनती है, जो एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड किसे कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एक से ज़्यादा मोनोमर से मिलके बनता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के एक से ज़्यादा मोनोमर मौजूद हो, उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है वो किस फॉर्म में है? सेलुलोज की फॉर्म में है। इन एडिशन टू सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ सेलुलोज ही सेल वॉल में मौजूद नहीं होता। यहाँ पे सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिन और दूसरे और कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। सेलुलोज के फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स में है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वॉल की स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है। एक एंगल नहीं है कि एक सिंपल एंगल में इस तरह से नहीं है, डिफरेंट एंगल में। ये और नीचे ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, और नीचे क्या मौजूद है? हेमी सेलुलोज का मैट्रिक्स मौजूद है। ये हेमी सेलुलोज का मैट्रिक्स नीचे मौजूद है, और इसमें सेलुलोज के फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल से इसके अंदर मौजूद है। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी वॉल में बी मॉडिफाइड थ्रू द कंपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड अदर सब्सटेंसेस। ये हमने डिस्कस कर लिया। इन द सेल वॉल सेलुलोज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। द सेलुलोज फाइबर्स एट ईच सक्सेसिव लेयर लाई एट डिफरेंट एंगल्स इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो सेल वॉल है इसमें जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं वो इस तरह से डिफरेंट एंगल्स में
होते हैं, एक ही एंगल में नहीं होते, डिफरेंट एंगल में होते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल की जो है वो स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। प्लांट सेल वॉल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 3 लेयर्स में। जो प्लांट सेल वॉल होती है, जो इस शेप में हम देखते हैं, उसको हम, ये सेल वॉल है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 3 वॉल्स में। अब 3 वॉल कौन कौन सी हैं इसमें? पहली होती है मिडिल लैमिला, दूसरी वॉल होती है प्राइमरी वॉल, और तीसरी वॉल होती है सेकेंडरी वॉल। अब हम देख लेते हैं कि मिडिल लैमिला क्या है। देखिए, अगर आप लोग देखें, ये जो बीच का पोर्शन है ये मिडिल लैमिला है, फिर प्राइमरी वॉल है, और फिर बीच में सेकेंडरी वॉल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी वॉल है, और इसके आउटसाइड पे प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल जो होती है, उसकी थिकनेस होती है, अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करें तो उसकी थिकनेस होती है 1.3 माइक्रोमीटर से 1.3 माइक्रोमीटर थिक और इलास्टिक होती है। मीटर का 1000 पार्ट जो होता है वो माइक्रोमीटर होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइमरी वॉल है, वो 1.3 माइक्रोमीटर जो होती है, प्राइमरी वॉल जो होती है वो 1.3 माइक्रोमीटर थिक और इलास्टिक होती है, और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर थिक और रिजिड होती है। प्राइमरी वॉल जो है वो 1.3 माइक्रोमीटर थिक और इलास्टिक होती है, और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो, सेकेंडरी वॉल की थिकनेस जो होती है वो प्राइमरी वॉल से ज़्यादा होती है, और वो होती है 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर थिक और रिजिड होती है। अब हम बात कर लेते हैं मिडिल लैमिला की। मिडिल लैमिला जो है ये फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट होती है। मिडिल लैमिला क्या चीज़ है? द फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट वर्क एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स एंड इट्स कॉल्ड मिडिल लैमिला। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक सेल है, ये एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होता है तो यहाँ पे जो बीच में सेल प्लेट बनती है, जो एक सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करती है, जिसके अंदर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं फ्रैगमोप्लास्ट के। तो इसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला। ये अब 2 सेल में डिवाइड हो गया, एक सेल 2 सेल में। तो यहाँ पे जो 2 सेल बनते हैं और इनके बीच में जो फिर ये 2 सेल आपस में अलग अलग नहीं हो जाते, जुड़े ही रहते हैं। तो ये जो बीच में सीमेंटिंग लेयर है, इसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला।
The first form cell plate work as a cementing layer between two daughter cell and it's called middle lamella. It is a common layer between two cells and the two cells are separated when middle lamella is dissolved. ये दो cells के बीच में मौजूद होती है और अगर हम इन दो सेल्स को डिज़ोल्व करना चाहें, इन दो सेल्स को सेपरेट करना चाहें तो हमें इस मिडिल लैमेला को डिज़ोल्व करना पड़ेगा। और ये दो सेल जब सेपरेट होंगे, जब मिडिल लैमेला डिज़ोल्व होगी, और मिडिल लैमेला जब डिज़ोल्व होगी जब हम इसके अंदर एक एंजाइम डालेंगे जिसे हम कहते हैं पैक्टिनेज। क्योंकि जो मिडिल लैमेला है ये पैक्टिक एसिड से मिलके बनती है ज़्यादातर। मैग्नीशियम पैक्टिक एसिड जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की डिपोजिशन एसोसिएशन हो जाती है, मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम पैक्टेट। तो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स एंड द टू सेल्स आर सेपरेटेड व्हेन मिडिल लैमेला इज डिसॉल्व। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये जो मिडिल लैमेला होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलके बनती है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वॉल की। ये आपको मैंने समझा दिया, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, इन सेल्स को आपस में जो जोड़ के रखने वाली लेयर है वो है मिडिल लैमेला। अब इस मिडिल लैमेला के बिल्कुल जो अंदर की तरफ वॉल है, ये है प्राइमरी वॉल। ये है प्राइमरी वॉल जो ब्लू कलर की दिख रही है। ये जब ये यंग होती है, इनलार्जिंग सेल्स में ये थिन होती है और इलास्टिक होती है। जो जिन सेल्स को अपना साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिन सेल्स को अपनी ग्रोथ करनी होती है, उनमें प्राइमरी वॉल थिन होती है और इलास्टिक होती है। जैसे जैसे सेल्स मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक और रिजिड होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब सेल थिन होता है, जब सेल इमेच्योर होता है, इनलार्ज कर रहा होता है, तो ये थिक होती है और रिजिड होती है। प्राइमरी वॉल इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल synthesized by protoplast deposits on either side of middle lamella। प्राइमरी वॉल जो होती है ये प्रोटोप्लाज्म ने सीक्रेट की हुई होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर की तरफ प्रोटोप्लाज्म ने सीक्रेट की हुई है, जो जिसके बाहर की तरफ यहाँ पे ये मिडिल लैमेला है। बस ये आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ये दूसरा सेल है, ये प्राइमरी वॉल है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म ने प्राइमरी वॉल जो है वो सीक्रेट की हुई है, ये मिडिल लैमेला है।
In young enlarging cells, primary wall remains thin and elastic, becoming thick and rigid with the approach of cell maturity. यंग और इनलार्जिंग सेल्स में प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है। जैसे जैसे सेल थिक होता है और रिजिड होता है तो ये जैसे जैसे सेल मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो ये थिक और रिजिड होना शुरू हो जाती है। प्राइमरी वॉल कंटेन्स हेमी सेलुलोज अप टू 50%। सेलुलोज जब दूसरे और कंपोनेंट्स के साथ उसकी एसोसिएशन हो तो हम उसे हेमी सेलुलोज कह सकते हैं। सेलुलोज के साथ मुख्तलिफ और चीज़ें मिली हुई हों, सेलुलोज के साथ पैक्टिन मिला हुआ हो, सेलुलोज के साथ और दूसरे पार्टिकल्स उसमें और दूसरे कंपाउंड शामिल हों तो हम उसको हेमी सेलुलोज कहते हैं। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे हेमी सेलुलोज की बात होगी तो ये जो हेमी सेलुलोज है यहाँ पे जिसमें सेलुलोज के साथ दूसरे कंपोनेंट्स की आमोजिश है वो 50% है। सेलुलोज जो प्योर फॉर्म में है वो 25% है। और 50 + 25 75% तो यहाँ पे सेलुलोज हो गया और 25% यहाँ पे पैक्टिक एसिड और दूसरे कंपाउंड्स होंगे एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस। मैग्नीशियम पैक्टेट हो सकता है, कैल्शियम पैक्टेट हो सकता है और दूसरे पैक्टिक सब्सटेंसेस मौजूद हो सकते हैं। हेमीसेलुलोज फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ द वॉल इन विच सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर एम्बेडेड। अब यहाँ पे क्या होगा अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे ये जो वॉल है, वॉल के अंदर क्या ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वॉल है और वह वॉल को हम देखें तो वॉल हमें ये वॉल है, इसके अंदर हेमीसेलुलोज मैट्रिक्स में ऐसे नीचे ज़मीन पे जैसे कालीन बिछता है मैट्रिक्स में मौजूद है। बेस बनी हुई है किसकी? हेमीसेलुलोज की, जो 50% है। और जो 50% हेमीसेलुलोज है वो उसने बेस बनाई हुई है और फिर उसके अंदर जो 25% सेलुलोज हैं उसके माइक्रोफिब्रिल्स मौजूद हैं, कोई इस एंगल में है, कोई इस एंगल में। तो इसकी वजह से ये थोड़ी शेप मेंटेन रखती है सेल की। सरिया होता है ना, किसी भी बिल्डिंग में सरिया होता है बीच में और फिर उसमें हम सीमेंट सरिये का मैट्रिक्स होता है और फिर उसमें जब छत डलती है तो फिर उसमें सीमेंट का पूरा मिक्सचर जो है वो डाल दिया जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो जाती है। तो इस तरह से सेलुलोज हेमीसेलुलोज का मैट्रिक्स होता है और उसमें सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एट द इनसाइड ऑफ प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल हमें यहाँ पे नज़र आ रही थी, जब ये अपने अंदर की तरफ सेलुलोज को डिपॉजिट करना शुरू कर दे, सेलुलोज को जमा करना शुरू कर दे तो अंदर की तरफ एक और वॉल बन जाती है जो सेकेंडरी वॉल होती है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज और वेरिंग मिक्सचर ऑफ सेलुलोज। बस ये सेलुलोज होता है प्योर इसमें और
सेलुलोज के और मुख्तलिफ मिक्सचर्स होते हैं, जैसे हेमी सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज होता है इसमें, और वेरिंग मिक्सचर ऑफ सेलुलोज मीन्स हेमी सेलुलोज। Secondary walls may be modified through the deposition of lignin and other substances. Secondary wall जो है वो modified हो जाती है बाज़ औक़ात जब उसके अंदर डिपोजिशन हो जाए लिग्निन की और दूसरे सब्सटेंस की। अगर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल के अंदर, फिर मैं आपको बताऊँ, ये प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है। इस सेकेंडरी वॉल में सेलुलोज डिपॉजिट हो गया और सेलुलोज सेमी सेलुलोज डिपॉजिट हो गया। लेकिन जब इसके अंदर ये मॉडिफाइड हो जाएगी, जब इसके अंदर लिग्निन जो एक हार्ड मटेरियल है, रिजिड मटेरियल है, तो जब ये हार्ड और रिजिड मटेरियल इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ पे जा रहा है। यानी कि सेल के अंदर क्या स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, और सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है तो प्लांट के अंदर अब क्या बनना शुरू हो जाएगा, वुड बनना शुरू हो जाएगी। इन द सेल वॉल सेलुलोज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज डिपॉजिट हुआ होता है वो फाइबर्स की फॉर्म में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हेमी सेलुलोज मैट्रिक्स होता है बीच में, और यहाँ पे सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। ज़्यादातर ये होता है क्रिस क्रॉस मैनर में। The cellulose fibers of each successive layer lie at different angles, increasing the strength of the cell wall. At some places in the cell wall, the deposition of wall material does not take place. These places are known as plasmodesmata, singular plasmodesma. सिंगुलर को प्लाज्मोडेस्मा कहेंगे और प्लूरल को प्लाज्मोडेस्मेटा, थ्रू विच सेलुलर कंपोनेंट ऑफ नेबरिंग सेल्स रिमेन इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। ये हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी वॉल है। अब देखने वाली बात ये प्राइमरी वॉल है। अब देखने वाली बात ये है कि इस जगह पे, जहाँ पे मैंने ये सुराख बनाया है, यहाँ पे किसी किस्म का डिपॉजिटिंग मटेरियल मौजूद नहीं है। अगर हम दूसरे वाले सेल की बात करें तो दूसरे वाले सेल में भी इसी मुकाम पर किसी भी किस्म का डिपोजिशन मौजूद नहीं है। इसकी वजह से एक सेल का सेलुलर कंपोनेंट, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं सेलुलर, वो रिमेन इन कम्युनिकेशन रहते हैं एक दूसरे से, और इन सुराखों को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा और एक प्लाज्मोडेस्मा, इनके ज़रिए साइटोप्लाज्म, इनके ज़रिए। अब यहाँ पे जो बीच में, यहाँ पे अगर हम बीच में बात करें, अगर यहाँ पे बीच में
मिडिल लैमिला है तो मिडिल लैमिला भी यहाँ पे बीच में इन सुराखों के बीच में मौजूद नहीं होगा। ये पूरे सुराख होंगे, एक सेल से अराइज होंगे और उसका कम्युनिकेशन दूसरे सेल तक जाएगा। अब यहाँ तक की जब हमने बात डिस्कस कर ली तो हम आगे देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये दो सेल वॉल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड गिव्स अ डिफिनेटिव शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है? देखें, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, में एंडोस्मोसिस के ज़रिए पानी अंदर आता है। तो एक जिसके नतीजे में ये सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। अगर इस सेल में प्लांट जो ये प्लांट का सेल है, अगर इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती तो ये जो सेल जो है ये अपना जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, पानी का जो अंदर का प्रेशर होता है वो उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फट जाती है। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो ये फट जाएगी। अगर इसमें एंडोस्मोसिस के ज़रिए इतना ज़्यादा पानी आएगा तो जो वाटर है वो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से फट जाएगी। एनिमल सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको झेल नहीं पाएगी और एनिमल सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट सेल वॉल में इतनी रिजिडिटी होती है कि वो इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को पीछे से, ये अगर हम बात करें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीछे से प्रोटेक्ट करने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फटे ना, पीछे से सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है जो इसको फटने नहीं देती प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसको सपोर्ट होती है पीछे सेल वॉल की, जिसकी वजह से प्लांट को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट हासिल होती है और प्लांट जो है वो ऐसा नहीं होता कि टर्जिड होने के बाद जो है वो बस्ट हो जाए। प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट हासिल होती है। इसके अलावा प्लांट सेल जो है ये इसको एक डिफिनेटिव शेप जो आपको दिखती है प्लांट की, हमेशा इस शेप का दिखता है प्लांट सेल। ये इसी वजह से है क्योंकि एनिमल सेल की एक बाकायदा कोई एक ख़ास शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल वॉल जो प्लांट सेल होता है उसकी एक डिफिनेटिव शेप होती है। इसके अलावा ये स्केलेटल फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है। पर्टिकुलरली इन वेस्कुलर प्लांट्स इन दी सेल वॉल प्रोवाइड्स अ मेजर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये स्केलेटल पूरा ढांचे की तरह से होता है। ये स्केलेटल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? जैसे हमारे बॉडी में हड्डियाँ हैं तो हड्डियाँ हैं तो फिर वो उनके ऊपर मसल्स हैं, उनके ऊपर जो है वो मांस है, फिर उनके ऊपर स्किन है, जिसकी मदद से हम जो है वो पूरी बॉडी का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो सेल वॉल है ये स्केलेटल फ्रेमवर्क के तौर पे काम कर रही है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो हवाओं को, विंड को, हवाओं को, तेज़ हवाओं को ब्रेकिंग से इतनी ज़्यादा ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है कि प्लांट जो है वो बग़ैर किसी सपोर्ट के जो है वो इरेक्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी वॉल और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से आपने देखा होगा ये प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पे वुड भी फॉर्म हो जाती है। तो वुड फॉर्म जब होती है जब सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है और उसके अंदर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है? उसके अंदर लिग्निन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो प्लांट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ चला जाता है और वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसके अंदर बार्क बनना शुरू हो जाती है और उसे 10-100 लोग भी हिलाना चाहें अपनी जगह से तो वो नहीं हिलता, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ शुरू हो जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखें आप, यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया था कि वेस्कुलर प्लांट्स में जो वुड फॉर्म होती है, फॉर्म हुई हुई है, ये जो वुड फॉर्म हुई हुई है ये किस वजह से हुई हुई है?
क्योंकि जो सेकेंडरी वॉल है उसमें पहले तो सेलुलोज था, अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल में सेलुलोज डिपॉजिट हो गया था तो सेकेंडरी वॉल बन गई थी। अब सेकेंडरी वॉल में सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन डिपॉजिट होने लग जाए तो फिर यहाँ पे वुड फॉर्म होने लग जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जिसकी वजह से प्लांट तो बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट वुड जो है लकड़ी है, आप एक लकड़ी वाले दरख्त को हिलाना चाहें वो नहीं हिलता, तो बिकॉज बेसिकली किस वजह से हो रही है वो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसके अलावा सेल वॉल जो होती है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग नेचर की होती है और ये कैपेबल होती है वाटर को इम्बिबेट करने के लिए, इम्बिबाइंग वाटर करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और स्वेल अप हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है जब उस मूव करता है सेल वॉल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो वो ना सिर्फ वाटर मूव करता है बल्कि अपने साथ बहुत सारे सॉल्यूट को डिज़ोल्व करवा के मूव करवाता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर की तरफ। अब यहाँ पे आप लोग देखें ये सेल वॉल है, अगर ये वाटर अंदर जा रहा है यहाँ पे तो वाटर इटसेल्फ अकेला तो नहीं है, उसके अंदर पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर है, शुगर है, मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड है, बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हुई हुई हैं। तो जो सेल वॉल है वो परमिएबल नेचर की होती है। परमिएबल नेचर की होती मतलब क्या है कि वो हर किस्म की चीज़ को अंदर दाखिल होने देती है और हर किस्म की चीज़ को सेल से बाहर निकलने का रास्ता प्रोवाइड करती है। अब ये यहाँ तक तो रास्ता प्रोवाइड कर देगी सेल में, इसके बाद यहाँ पे क्या मौजूद है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, इसने तो सारी चीज़ें ले आया है अपने साथ, लेकिन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। उन प्रोटीन के ज़रिए अलग अलग चीज़ें, जैसे वाटर जो है वो एक्वापोरिन के ज़रिए जाएगा, पोटेशियम अलग, पोटेशियम सोडियम पम्प के ज़रिए जाएगा, इसके अलावा और मैग्नीशियम अलग पम्प के ज़रिए जाएगा। तो प्रोटीन के लिए अलग चैनल होंगे, तो वो यहाँ पे चैनल बने हुए होते हैं इस तरह के, जिनके ज़रिए फिर वो सिलेक्शन हो जाती है कि किस चीज़ की इस वक्त सेल को ज़रूरत है और किस चीज़ की सेल को इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ अंदर ज़रूरत होती है वो चीज़ अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर देता है और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो सेल से बाहर थ्रू सेल वॉल जो है वो बाहर निकल जाती हैं। सेल वॉल एक्ट एज परमिएबल स्ट्रक्चर, हर चीज़ को अलाउ करती है, लेकिन अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इस रिस्ट्रिक्शन करती है, जो सिलेक्टिव होती है कि हर सेल वॉल ने तो अलाउ कर दिया लेकिन फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे अलाउ करती है। यहाँ पे उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पे होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, जो फिर रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि किस चीज़ को जाना है। सो पंप होते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे पंप्स होते हैं जो किसी के ज़रिए वाटर जाता है, किसी के ज़रिए सोडियम जाता है, किसी के ज़रिए पोटेशियम जाता है, किसी के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट जाता है, किसी के ज़रिए प्रोटीन जाता है। तो फिर ये डिसाइड करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए थ्रू योर कमेंट्स, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।